विश्व इतिहास से आज हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली कई छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के आक्रमण से इटली में एक नए युग का आरंभ होता है। उसने संपूर्ण इटली में एक रूप शासन स्थापित किया, जिससे इटली के लोग राष्ट्रीय एकता की कल्पना करने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट के इटली पर आक्रमण से पहले इटली कई छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ अपने राजा थे, अलग शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब नेपोलियन ने इन सब पर अधिकार किया, तो एक जैसी शासन व्यवस्था वहाँ पर लागू की। तो ये जो अलग-अलग राज्यों में रहने वाले लोग थे, इनमें एक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और वो ये सोचने लगे कि ये सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र बन सकते हैं। यानी इटली के एकीकरण की भावना, एक राष्ट्रीय भावना वहाँ रहने वाले निवासियों में पैदा हुई। नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 ईस्वी में हुई वियना कांग्रेस में नेपोलियन की सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया और इटली को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया। तो जब नेपोलियन अब 1815 ईस्वी में पराजित हो गया, यूरोपीय शक्तियों ने उसको हरा दिया और वियना कांग्रेस का गठन हुआ था। तो उस कांग्रेस में नेपोलियन की बनाई हुई सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया और इटली को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली का अधिकांश भाग ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आ गया। जैसा कि हमने जर्मनी के एकीकरण में भी देखा था कि वहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था, उसी तरह से इटली में भी हुआ और वहाँ भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और इटली पर भी ज़्यादातर जो राज्य थे उन पर अधिकांश जो भाग था वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आ गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रवादी आंदोलन इटली में शुरू हुआ। राष्ट्रवाद, कूटनीति और सैन्य शक्ति तथा मैजिनी, केवूर, गेरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1871 ईस्वी में इटली एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। तो राष्ट्रवादी भावनाएं, कूटनीति, सैन्य शक्ति और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किए, जैसे कि मैजिनी, केवूर, गेरिबाल्डी जैसे लोग। तो इन सब के प्रयासों का परिणाम ये निकला कि 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो पाया। अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन-कौन सी थी। तो सबसे पहले बाधा थी इटली में बाहरी शक्तियों का नियंत्रण। इटली में विदेशी राज्यों का प्रभुत्व इटली के एकीकरण में एक प्रमुख बाधा था। हम देख ही चुके हैं कि जो ऑस्ट्रिया है उसका प्रभुत्व था इटली के अधिकांश भागों पर और ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो ये एक सबसे प्रमुख बाधा थी। केवूर ने एक बार कहा भी था कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख शत्रु है। तो बाहरी शक्तियों का नियंत्रण एक कारण हुआ। दूसरा था पोप का असीमित अधिकार क्षेत्र। जो पोप रोम जो इटली का एक राज्य था, वहाँ की सत्ता पोप के हाथ में थी और पोप जो कैथोलिक ईसाई थे, न सिर्फ इटली, पूरे यूरोप के जो कैथोलिक ईसाई थे, उनका एक धार्मिक प्रमुख था। तो उसके साथ लोगों की एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी और पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो जब तक सत्ता में वो पावरफुल रहा, उसके हाथ में सत्ता रही, तो उसने इटली का एकीकरण नहीं होने दिया। फिर एक कारण था प्रांतीय फूट। जो इटली अलग-अलग राज्यों में विभक्त था, इन सभी राज्यों में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्थाएं थी और इनमें आपस में बनती भी नहीं थी। यानी एक रूपता नहीं थी इन राज्यों में और इनके बीच में फूट थी, एक राष्ट्रीय चेतना का अभाव था इन राज्यों के बीच में। फिर अगला कारण था राजाओं में ईर्ष्या। अब ये जो अलग राज्य थे, इनके राजा भी अलग-अलग थे, तो कोई भी राजा अपनी सत्ता नहीं गँवाना चाहता था ना। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो एक कोई राजा होगा, तो इनमें एक ईर्ष्या की भावना भी थी और वो त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे इटली की एकता के लिए। कोई भी राजा अपने स्वार्थों का बलिदान नहीं करना चाहता था, अपनी निरंकुश सत्ता वो बना के रखना चाहते थे। तो एक कारण ये था। फिर एक कारण था इटली के एकीकरण को लेकर मत विभिन्नता। इटली के एकीकरण को लेकर अलग-अलग मत थे। जो लोग इटली का एकीकरण चाहते भी थे, उनका भी एक मत नहीं था। उनमें से कुछ लोग थे जो ये सोच रहे थे कि इटली पूर्णतः गणतंत्रात्मक
राज्य के रूप में एक बने। कुछ लोग चाह रहे थे कि रोम के पोप की अध्यक्षता में एक संघीय राज्य बने। कुछ चाह रहे थे कि सार्डिनिया पिडमांट, जो कि एक राज्य था, इटली का प्रमुख राज्य था, जैसे जर्मनी में प्रशा था और उसने आगे चलकर इटली के जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी, वैसे ही इटली में भी एक राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। उसके नेतृत्व में कुछ लोग एकीकरण के इच्छुक थे। तो ये जो आपसी मत विभिन्नता थी, ये भी इटली के एकीकरण में बाधक थी। जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ और उसके बाद में 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुई, तो यूरोपीय शक्तियों ने इटली को विभाजित कर दिया अलग अलग राज्यों में। जैसे एक परमा जो राज्य था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। टस्कनी हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार फर्डिनेंड तृतीय को दे दिया गया। लोम्बार्डी का राज्य भी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। रोम में पोप का शासन रहा, यहाँ पोप पायस सप्तम को गद्दी पर बिठाया गया। नेपल्स और सिसिली पर बुर्बा वंश के राजकुमार फर्डिनेंड को गद्दी पर बिठाया गया। सार्डिनिया पिडमांट इटली का एकमात्र राष्ट्रीय राज्य रहा और यह राज्य यहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल को दे दिया गया। तो यहाँ का राजा पहले भी विक्टर इमैनुअल ही था, तो बाद में भी उसी के पास यहाँ का शासन रहने दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग भागों में इटली को विभाजित कर दिया गया और उसकी सत्ता भी अलग अलग लोगों को दे दी गई। अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण को लेकर क्या क्या प्रयास हुए। तो इटली के एकीकरण के जो प्रारंभिक प्रयास थे वो 1815 से शुरू हुए और 1850 तक चले। तो 1815 से 50 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए लगातार प्रयास हुए। यद्यपि ये सफल नहीं हुए, लेकिन इससे राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिला और इटली के एकीकरण के लिए लगातार आंदोलन होते रहे इन इटली के जो राज्य थे इनमें। सबसे पहला एक प्रयास हुआ था, प्रमुख प्रयास, कार्बोनरी संगठन की स्थापना। इटली के जो राष्ट्रवादी थे, यानी जो इटली का एकीकरण चाहते थे, एक राष्ट्र के रूप में इटली को बनाना चाहते थे, वो उसको लेकर कई संगठन बने। जो इटली के राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा कई संगठन बनाए गए थे, जिनमें कार्बोनरी संगठन प्रमुख थे। कार्बोनरी दल में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इनका उद्देश्य था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। विदेशी कौन थे यहाँ? ऑस्ट्रिया का ज़्यादा प्रभुत्व था ज़्यादातर भाग पर, तो विदेशियों को इटली से बाहर करना और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो 1831 ईस्वी तक ये जो कार्बोनरी संगठन थे, इन्हीं के नेतृत्व में इटली का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय होता है, मैजिनी। मैजिनी एक विचारक, लेखक और क्रांतिकारी था। उसका उद्देश्य सुसंगठित इटालियन राष्ट्र की स्थापना करना था। मैजिनी पहले कार्बोनरी संस्था का सदस्य रहा था और वो गणतंत्र का पक्षधर था। वो राजाओं की सत्ता का घोर विरोधी था, मतलब वो राज सत्ता नहीं चाहता था इटली में, वो चाहता था कि इटली एक गणतंत्र के रूप में विकसित हो। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इटली के एकीकरण में। तो पहले ये कार्बोनरी संगठन का सदस्य था, लेकिन बाद में कार्बोनरी संस्था की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली, या जिसे हम हिंदी में तरुण इटली भी कहेंगे, तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि यंग इटली जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी ने की थी। मैजिनी का मानना था कि इटली का उद्धार नवयुवकों द्वारा होगा। 40 वर्ष से कम उम्र के लोग ही इसके सदस्य बन सकते थे, यानी युवाओं की ताकत पर मैजिनी को बहुत भरोसा था और इसीलिए उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली का उद्देश्य स्पष्ट था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को इटली से समाप्त किया जाए। उनका नारा था, इटली इटली वालों के लिए है, इटली फॉर इटालियंस। ये उनका नारा था कि बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, विदेशियों के लिए। अब हम देखते हैं कि 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई क्रांति का इटली पर भी प्रभाव पड़ा और परमा, मोडेना, पोप के राज्यों में विद्रोह शुरू हो गए। यानी फ्रांस में जब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तो उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा और यहाँ भी अलग अलग राज्यों में विद्रोह शुरू हो गए। लेकिन ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था मेटरनिक,
जैसे कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो वहाँ का प्रधानमंत्री था मेटरनिख, जो कि राजसत्ता का समर्थक था और बहुत ताकतवर था उस समय। तो उसने इन विद्रोहों को कठोरता से दबा दिया, इनका दमन कर दिया। मैजिनी ने भी इन विद्रोहों में भाग लिया था, ये जो राष्ट्रीय विद्रोह हो रहे थे उसमें भाग लिया, जिस कारण उसको पहले 6 माह की कैद की सज़ा मिली और उसके बाद में उसको निर्वासित कर दिया, यानी विदेशों में उसको निर्वासित जीवन जीना पड़ा। अब 1830 के बाद में 1848 में फिर फ्रांस में क्रांति हुई थी, इसका भी इटली पर प्रभाव पड़ा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का समाचार इटली पहुंचते ही इटली में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो गया और इस क्रांति का प्रभाव ऑस्ट्रिया में भी पड़ा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी विद्रोह हुए और मेटरनिख को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। मेटरनिख का पतन हो गया। तो ये एक उत्साह वाली खबर थी इटली वालों के लिए भी, क्योंकि मेटरनिख ऐसा व्यक्ति था जो इनके आंदोलनों को कुचल रहा था और बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो इसके बाद में इटली के भी विभिन्न राज्यों में विद्रोह भड़क उठे, लेकिन 1848 ईस्वी का यह आंदोलन भी सफल नहीं हो सका और इटली पर ऑस्ट्रिया की प्रधानता फिर से स्थापित हो गई। अब रोम, जो जहाँ पर कि पोप की सत्ता थी, वहाँ पर क्रांति हुई। मैजिनी के नेतृत्व में पोप की राजधानी रोम में विद्रोह हो गया। पोप रोम छोड़कर भाग गया और उसने 1800 यहाँ पर जो मैजिनी ने 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी। यानी यहाँ पर पोप का शासन था। जब मैजिनी ने आपके नेतृत्व में रोम में विद्रोह हुआ और पोप रोम छोड़कर भाग गया, तो मैजिनी ने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। उसने पोप की सहायता के लिए अपनी सेनाएं रोम भेज दी, क्योंकि वो अपने यहाँ की कैथोलिक जनता को खुश करना चाहता था। तो उसने अपनी सेना रोम भेज दी पोप की सहायता के लिए। और जब फ्रांसीसी सेना ने रोम में प्रवेश किया और पोप को फिर से सिंहासन पर बैठा दिया, तो मैजिनी भागकर इंग्लैंड चला गया। मैजिनी को यहाँ से जाना पड़ा। तो इस तरह से रोम की जो एक क्रांति थी, ये भी एक तरह से असफल हुई। शुरुआत में भले गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फ्रांस के इंटरफेयर से वापस यहाँ पर पोप की सत्ता कायम हो गई। तो ये था पहला चरण 1815 से 1850 ईस्वी तक का। फिर इटली के एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है 1850 से लेकर 1871 ईस्वी तक। इसमें फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का रोल सामने आता है, वो है गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी का योगदान क्या था? इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह यंग इटली का सदस्य था, पहले ही यंग इटली का सदस्य था। उसने सार्डिनिया की ओर से ऑस्ट्रिया से युद्ध भी लड़ा और रोम की क्रांति में भी भाग लिया था। गैरिबाल्डी का वास्तविक काल 1860 ईस्वी से प्रारंभ होता है और उसने 1860 में अपनी सेना रेड शर्ट्स के साथ आक्रमण करके सिसिली और नेपल्स को स्वतंत्र कराया और इसे सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। तो गैरिबाल्डी एक योद्धा था, उसके नेतृत्व में सेना भी थी एक, और उसने जो है आक्रमण किया और सिसिली और नेपल्स जो इटली के राज्य थे उनको आक्रमण करके स्वतंत्र कराया और सार्डिनिया पिडमांट, जो कि एक राष्ट्रीय राज्य था इटली का एकमात्र, उसके राजा विक्टर इमैनुअल को इसने ये राज्य सौंप दिए थे। फिर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति अस्तित्व में आता है, वो है केवूर का उदय। केवूर सार्डिनिया पिडमान का प्रधानमंत्री था। यह वह व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकरण के स्वप्न को पूरा किया। केवूर ने इस बात का अनुभव किया कि एकमात्र सार्डिनिया पिडमांट राज्य ही इटली के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर सकता है। अपनी कूटनीतिक चालों से उसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और यूरोपीय देशों की मित्रता और सद्भावना प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे हमने देखा था जर्मनी के एकीकरण के समय कि बिस्मार्क ने किस तरह से कूटनीतिक चालें चली, वैसे ही यहाँ पर वो काम किया था केवूर ने अभी तक इटली की जो समस्या थी ना, उसको ऑस्ट्रिया तक सीमित समझा जाता था कि ये तो ऑस्ट्रिया का घरेलू मामला है, क्योंकि ज़्यादातर प्रभुत्व ऑस्ट्रिया का था इटली पर। लेकिन केवूर ने इस तरह की कूटनीतिक चालें चली कि इटली की जो समस्या थी उसको एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और जो दूसरे यूरोपीय देश थे उनकी मित्रता और सद्भावना प्राप्त करने का उसने प्रयास किया। फिर केवूर ने अपना ये जो एक राज्य था सार्डिनिया पिडमांट, वहाँ का ये प्रधानमंत्री था। तो इसने राजनीतिक प्रश्नों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया अपने राज्य में।
उसका मानना था कि ऐसा करने से इटली के जो अन्य राज्य हैं वो सार्डिनिया पिडमांट की ओर आकृष्ट होंगे। यानी इसको ये लग रहा था कि अगर हम अपने राज्य का ज़्यादा विकास करेंगे, यहाँ पर सामाजिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, लोग यहाँ के खुश रहेंगे, तो जो इटली के जो दूसरे राज्य हैं वो अपने आप सार्डिनिया पिडमांट की ओर आकर्षित होंगे और एकीकरण आसान हो जाएगा। वह ये भी जानता था कि इटली से विदेशियों को निकालने के लिए सशस्त्र युद्ध होगा, सेना की ज़रूरत पड़ेगी, सेना के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, साधन होने चाहिए। तो उसने औद्योगिकरण और सैन्य सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया, मतलब उसने आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया। सैनिक तैयारी के साथ साथ वह लोकमत को भी अपने पक्ष में करना चाहता था। सिर्फ शस्त्रों के बल पर अपने निर्णय आरोपित नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि इटली की जो जनता है वो भी उसको सपोर्ट करे, यानी जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं वो भी उसको सपोर्ट करे, सार्डिनिया पिडमांट के लोग भी सपोर्ट करें। तो लोकमत को भी वो अपने पक्ष में करना चाहता था। तो केवूर ने चारों ओर ऐसा जाल बिछाया कि ऑस्ट्रिया उसमें फंसे बिना नहीं रह सका और इटली को एक राष्ट्र बनने से नहीं रोक सका। तो केवूर की कूटनीतिक चालें जो थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इटली के एकीकरण में। अब इटली के एकीकरण के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, तो सबसे पहले क्रीमिया युद्ध में हस्तक्षेप। यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने का पहला अवसर केवूर को 1854 से 56 के बीच में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसमें मिला। यह युद्ध लैटिन और यूनानी पादरियों के बीच झगड़े के कारण उत्पन्न हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस के विरुद्ध तुर्की का साथ दिया था। ये जो युद्ध था क्रीमिया युद्ध, इसमें एक तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की थे और दूसरी तरफ था रूस। तो केवूर ने बिना किसी शर्त के फ्रांस और इंग्लैंड का साथ दिया। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई और केवूर की सेना ने ये जो क्रीमिया युद्ध था इसमें बड़ी वीरता से का प्रदर्शन किया, जिससे फ्रांस और इंग्लैंड बहुत प्रभावित हुए और वो दोनों केवूर के मित्र बन गए। केवूर यही चाहता था। क्रीमिया युद्ध से वैसे उसको ज़्यादा मतलब था नहीं, लेकिन सिर्फ इनकी मित्रता पाने के लिए उसने फ्रांस और इंग्लैंड का बिना किसी शर्त के समर्थन किया था, ताकि ये जो बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ थी दो, फ्रांस और इंग्लैंड, वो इसकी तरफ आ जाए। तो इसकी सेना ने जब बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया तो फ्रांस और इंग्लैंड भी बहुत प्रभावित हुए और इसके मित्र बन गए। तो ऑस्ट्रिया के विरोध करने के बाद भी युद्ध के बाद हुए पेरिस संधि सम्मेलन में सार्डिनिया पिडमांट को आमंत्रित किया गया। यानी चूंकि इसकी सेना भी क्रीमिया युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से लड़ी थी, तो ये युद्ध के बाद में जो एक संधि के लिए एक पेरिस संधि सम्मेलन हुआ उसमें सार्डिनिया पिडमांट को भी इनवाइट किया गया, जबकि ऑस्ट्रिया ऐसा नहीं चाहता था, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था ना। लेकिन चूंकि केवूर ने अपनी सेना से मदद की थी इनकी, तो उसको भी वहाँ पर बुलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी केवूर के लिए कि उसने यूरोपीय मित्रों जो देश थे उनकी मित्रता हासिल की क्रीमिया युद्ध में हस्तक्षेप के माध्यम से। फिर एक उसका महत्वपूर्ण कदम था नेपोलियन तृतीय से संधि। 21 जुलाई 1858 ईस्वी को केवूर ने फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से संधि कर ली, जिसे प्लाम्बियर्स समझौता कहा जाता है। चूंकि प्लाम्बियर्स में हुआ था, एक जगह है, इसलिए इसे प्लाम्बियर्स समझौता कहा जाता है। इसके अनुसार यदि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमांट में युद्ध छिड़ा तो फ्रांस सार्डिनिया पिडमांट को सैनिक सहायता देगा। ये संधि इसने कर ली नेपोलियन तृतीय से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। फिर 1859 में इसका ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध हुआ। 1859 में ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पिडमांट पर आक्रमण कर दिया। चूंकि चाहता ही था केवूर तो ये कि ऑस्ट्रिया आक्रमण करे, तो इसने अलग अलग तरह से उसको उकसाने की कोशिश की कि किसी तरह से ऑस्ट्रिया इसके ऊपर हमला करे सार्डिनिया पिडमांट पर। तो ऑस्ट्रिया इसकी चालों में फंस गया और उसने 1859 में सार्डिनिया पिडमांट पे आक्रमण किया। अब जो प्लाम्बियर्स समझौता था उसके अनुसार फ्रांस ने सार्डिनिया पिडमांट की सहायता की। इस युद्ध में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था उसको स्वतंत्र करा लिया। तो इस तरह से लोम्बार्डी भी मिल गया सार्डिनिया पिडमांट में। 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली पर कब्जा। गैरिबाल्डी ने 1860 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स पर कब्जा कर लिया था। हमने अभी पीछे देखा कि जब गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को जीता था तो उसने सार्डिनिया का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, उसको वो क्षेत्र सौंप दिए थे। तो सिसिली और नेपल्स में उसके बाद में जनमत संग्रह हुआ
और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भारी बहुमत से सार्डिनिया पिडमांट में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इसीलिए फिर जो गैरिबाल्डी ने अपने सब अधिकारों को त्याग कर सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल को वहाँ का राजा घोषित किया। तो एक तो उसने जीत के कौन सा राज्य मिला लिया, लोम्बार्डी को मिला लिया सार्डिनिया पिडमांट में। अभी सिसिली और नेपल्स जिसको जीता तो था गैरिबाल्डी ने, लेकिन वहाँ जब जनमत संग्रह हुआ तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सार्डिनिया पिडमांट में मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो गैरिबाल्डी ने अपने सारे अधिकार छोड़कर और वो लोक भावना को ध्यान में रखते हुए उसने ये जो राज्य थे वो सार्डिनिया पिडमांट के राजा को सौंप दिए। तो ये सारे राज्य एक हो गए, लोम्बार्डी, सिसिली, नेपल्स और सार्डिनिया पिडमांट, दक्षिणी इटली वाला क्षेत्र। अब 1861 में इटली की राष्ट्र के रूप में स्थापना। सार्डिनिया पिडमांट की संसद ने 17 मार्च 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का पहला राजा घोषित किया। इस समय रोम और वेनिशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली एक हो चुका था। यानी इसमें जो उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और जो दूसरे राज्य थे सार्डिनिया पिडमांट और इन सब का एकीकरण तो हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर रोम बचा हुआ था और वेनिशिया या कहीं कहीं आपको वेनिस भी लिखा हुआ मिलेगा कुछ पुस्तकों में, तो एक ही प्रांत है वेनिशिया या वेनिस। तो रोम और वेनिशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली एक हो चुका था। तो फिर संसद में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संपूर्ण इटली का पहला राजा घोषित किया। इसी बीच में 6 जून 1861 ईस्वी को केवूर की 51 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब 1866 ईस्वी में फिर वेनिशिया पर अधिकार हुआ। प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में 1866 ईस्वी में हुए युद्ध में इटली ने प्रशा का साथ दिया था। हमने जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था तो देखा था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इटली ने प्रशा का साथ दिया, और जब इटली जीता, ऑस्ट्रिया हारा, तो उसमें जीत के बाद ऑस्ट्रिया को वेनेशिया को खाली करना पड़ा। वेनेशिया पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो जब वो युद्ध में हार गया तो वेनेशिया को खाली करना पड़ा और उसे इटली में मिला दिया गया। तो 1866 में वेनेशिया भी इटली में आकर मिल गया। अब बचा रोम। तो 1870 ईस्वी में रोम का अधिग्रहण हुआ। 1870 ईस्वी में हुए फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध हुआ उस दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेना हटा ली, क्योंकि फ्रांस उधर प्रशा के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। और हमने देखा था कि पोप की मदद करने के लिए नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना रोम में भेजी हुई थी। तो ये सेना युद्ध के दौरान फ्रांस ने हटा ली रोम से। तो फ्रांस को युद्ध में उलझा हुआ देखकर विक्टर इमैनुअल ने इस अवसर का फायदा उठाया और रोम पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद रोम में भी जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें विक्टर इमैनुअल को 40,000 से अधिक और पोप को केवल 87 वोट मिले। तो इस तरह से रोम भी इटली में मिल गया और रोम को इटली में मिलाकर इसे इटली की राजधानी घोषित किया गया। तो ये जो धीरे धीरे सभी राज्यों को इटली में इस तरह से मिलाया गया। तो इटली का एकीकरण फिर पूर्ण हुआ। 2 जून 1871 ईस्वी को विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया। इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए उसने कहा, हमारी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो गई, अब हमारा कार्य राष्ट्र को महान बनाना है। तो इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हो गया और यह राष्ट्रवादी आंदोलनों की सफलता का प्रतीक बना। यूरोप की राजनीति में संतुलन बदला और इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। तो इस एकीकरण के दौरान हमने 3 व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ा, मैजिनी, गैरिबाल्डी और केवूर। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इटली के एकीकरण में। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।